दोस्तों अगर स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो या जॉब ढूंढ रहे हो या जॉब लग चुकी है, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आपको लग रहा है कि एक अच्छा सिविल इंजीनियर हम कैसे बने, लाइफ कैसी होती है साइट पे, और आप किसी भी इंटरव्यू को कैसे क्लियर कर सकते हो, क्या क्या टिप्स होती हैं, वो सब चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन नॉलेज उतना ज़्यादा है। एक फ्रेशर और स्टूडेंट को ये मस्ट वीडियो देखनी चाहिए। बाकी जो ग्रो कर चुका है नहीं भी देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ साइट का कि मेरे साथ क्या हुआ, हमने प्रिपरेशन कैसे की, कैसे जॉब पाई और कैसे आप बन सकते हो, स्किल वगैरह सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो देखो। डे हो नाइट हो काम तो करना ही है, तो जैसे सामने आप देख रहे हो नाइट में काम चल रहा है, तो ये सब क्या है, सब चीज़ें आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, क्योंकि ऐसी वीडियो सिर्फ कहाँ पे मिलेंगी, सिविल साइट विजिट पे। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको स्किल आपके पास क्या होनी चाहिए, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर कैसे करना है, फिर साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे लाइफ कैसे होती है वो बात करेंगे। तो 9 ऐसी स्किल्स मैं आपको बताने वाला हूं जो अगर आप में है तो आप एक गुड सिविल इंजीनियर कहलाओगे और इंडस्ट्री में ग्रो भी कर सकते हो और जल्दी जॉब भी पा सकते हो। तो आज ऐसी ही 9 स्किल मैं आपको बताने वाला हूं, वो मस्ट आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आपको सीख लेनी चाहिए, तो क्योंकि इंडस्ट्री में अभी काफ़ी ज़्यादा उसकी डिमांड है। तो सबसे पहले क्या चीज़ होती है, कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को आज लेके चलूँगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का थोड़ा बताऊँगा आपको कि जो आर्किटेक्चर ड्राइंग होती है या स्ट्रक्चरल ड्राइंग होती है वो आपको मस्ट पढ़ना आइए। मतलब आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, ये आपको मस्ट पढ़ना आनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट स्किल है, ये आपके पास होनी चाहिए। ये पहली स्किल हमारे पास होगी। दूसरी, जो कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, मतलब हमारा एक्सकवेशन से स्टार्ट होता है, फिर फिनिशिंग आइटम पे हमारा बिल्डिंग का वर्क खत्म होता है। तो आपको उसका फुल नॉलेज होना चाहिए कि कैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हम स्टार्ट करते हैं और एंड कैसे करते हैं, वो आपको आना चाहिए। फिर आपको आना चाहिए जो भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग होती हैं उसका स्टील डिटेल कैसे देखते हैं, कॉलम का, फुटिंग का, बीम का, स्लैब का, इसका स्टील डिटेल कैसे देखते हैं वो आपको आना चाहिए। फिर आना चाहिए आपको प्लान कैसे बनाते हैं। देखो, प्लान आपको बनाना आता होगा तो आप ड्राइंग रीडिंग ईजिली कर सकते हो, तो प्लान बनाना आपको आना ही आना चाहिए। फिर अगर मैं बात करूँ, एक सॉफ्टवेयर है ई टैब करके, ई टैब आपको आना चाहिए। उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डिज़ाइन कैसे करते हैं हम फुटिंग का, बीम का, कॉलम का, वो आपको मस्ट आना ही आना चाहिए। तो आप इजीली वो सब चीज़ें कर सकते हो। फिर आती है हमारी 8वीं चीज़, वो है आईएस कोड का नॉलेज। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा आईएस कोड कहाँ यूज़ होता है और आईएस कोड के बेसिक पॉइंट कौन से होते हैं। पूरा आईएस कोड पढ़ के तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बेसिक पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। फिर एक क्वेश्चन आप हमेशा पूछते रहते हो, सर हम डेड लोड, लाइव लोड कैसे अप्लाई करते हैं। कोई भी बीम है या कॉलम है या स्लैब है, उस पर कितना लाइव लोड आएगा, डेड लोड आएगा, वो कैसे करते हैं, कैसे सीख सकते हैं। तो ये 9 स्किल होनी चाहिए आप में। और अभी मैं बताता हूँ आपको ये कि आप इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। 4 ऐसी टिप्स रहेंगी, अगर वो टिप्स आप फॉलो करते हो तो आपकी गारंटी हो जाएगी कि आपको जॉब मिल जाएगी। तो सबसे पहली चीज क्या है, देखो कहीं भी कंपनी में जाओगे तो सबसे पहले आपका वहां सीवी जाएगा या रिज्यूम जिसे हम बोल लें, रिज्यूम वहां जाएगा। तो अगर रिज्यूम में आपने स्किल्स डाली हैं कि बिल्डिंग का काम किया आपने, या टनल का काम किया, या रोडवे का काम किया, तो उसकी स्किल्स आपकी उसमें होंगी। अगर वो स्किल आपको आती हैं तो आपको तभी वो रिज्यूम में डालनी है, नहीं तो कभी भी रिज्यूम में ऐसी चीज नहीं डालनी है जो चीज आपको पता नहीं है। मतलब बढ़ा चढ़ा के कभी भी रिज्यूम में ऐसी चीजें नहीं दिखानी है कि जो इंटरव्यूअर होगा वो आपको उसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है तो अगर वो आपको नहीं आया तो फिर आपके चांसेस वैसे वैसे डिक्रीज होते जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी आप रिज्यूम बनाओ, आप अपना सीवी बनाओ, तो उसमें वही स्किल डालनी है जो आपको पता है। बेशक कम है, लेकिन आपको स्किल उतनी ही लिमिटेड डालनी है जो चीजें आपको साइड पे आती हैं। पहली चीज ये होगी, इस पे मैं और आगे जाके बताता हूं। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है, मतलब आपने किसी में भी काम किया है, उस एक्सपीरियंस पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब जो कोई भी इंटरव्यू होगा ना, यही 4 चीजें बेसिकली देखी जाती हैं कि एक, जैसे मैंने रिज्यूम कहा, रिज्यूम पे जो स्किल होती है ना, क्योंकि जो इंटरव्यू आपका ले रहा होगा वो ये तो है नहीं है कि सब चीजें उसको माइंड में हमेशा रहती हैं, जहां सब चीजें पता है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत चीजें होती, हर एक बंदे को लिमिटेड नॉलेज होता है हर चीज का। ये नहीं है कि हर बंदा एक 100% नॉलेज लेके पैदा हुआ। अगर सिविल में ही हम बात करें, ऐसा कोई नहीं है। तो वही चीजें आप में भी, कुछ चीजें आपको पता होंगी, कुछ चीजें उन्हें पता होंगी, तो वो वही क्वेश्चन पुटअप करते हैं। एक तो सीवी वाले, दूसरे आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस होगा। अगर आपने बिल्डिंग में काम किया है, आप एग्जीक्यूशन में थे या ऑफिस जॉब में थे, तो आपको उसी में से क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले।
क्योंकि इंटरव्यू वाला होगा, जो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, वो आपको देखेगा कि आपने किया क्या है, मतलब पीछे वर्क हुआ क्या है। तो एक्सपीरियंस का जो भी पीछे आपने काम किया ना, उसका बेसिक आपको पकड़ लेना है। क्योंकि जाते ही आप, जैसे इंटरव्यू आपका स्टार्ट होगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप क्यों मतलब जॉब छोड़ी, क्या क्या काम किया है, क्या स्किल्स थे, कहां से डिग्री, पहले आपका इंट्रोडक्शन होगा। तो इंट्रोडक्शन में ही बात निकल के आएगी कि हमारा बिल्डिंग का एक्सपीरियंस था, तो उसमें हमने ये काम किया, तो उसी में क्वेश्चन पुट होते जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, उसी में से क्वेश्चन पुट होते जाते हैं। मैं अपना पास्ट एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, 1-2 इंटरव्यू दे चुका हूं मैं, तो उसमें क्या क्वेश्चन आए हैं मैं आपको सही बताऊं तो क्वेश्चन आए हैं कौन से, जो मैंने पास्ट काम किया है, जो मेरे सीवी पे लिखा हुआ है, ये चीजें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका तीसरी टिक जो मैं बताऊं कि क्या क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, वो क्वेश्चन हो सकता है जैसे जिस कंपनी के लिए आप जा रहे हो उसका प्रोफाइल, मतलब आप जा रहे हो बिल्डिंग इंजीनियर के लिए, मैं बोलता हूं, जहां साइट इंजीनियर के लिए, तो उधर जाके आपका साइट इंजीनियर काम होगा, तो कंपनी आपको पूछ सकती है कि क्या क्या काम मतलब आप कर सकते हो, क्या आता है। बाकी कंपनी का प्रोफाइल अगर आपको पता होगा, जैसे जैसे आप आंसर देते हो साथ में प्रोफाइल जोड़ देते हो कि कंपनी भी यही करती है, तो मेरे को इसमें अच्छा नॉलेज है, तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन बनता है इंटरव्यूअर पे कि इसको कंपनी का पता है, तो हमारे लिए काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये मतलब ये बस टाइम पास करने नहीं आया। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि आपने लास्ट जॉब क्यों छोड़ी। तो आपका आंसर हमेशा ऐसा होना चाहिए कि उनको आइडिया लगे कि ये नहीं है कि मतलब जॉब्स चेंज करते जाता है, वो आप कभी नहीं लेंगे। क्योंकि देखो, कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट करवाता है, उसको सिविल इंजीनियर चाहिए, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, कंपनी का थोड़ा बहुत तो पैसा लगता ही है उसमें। जब इंटरव्यू हो रहा है, जो मैन पावर काम कर सकती थी वो इंटरव्यू ले रही है, बेशक वो एचआर के आदमी है, लेकिन और भी कुछ हो सकता है, तो उनका इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है। तो वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा बंदा उनको मिले जो 6 महीने बाद रिजाइन देके दूसरी कंपनी में चला जाए। तो हमेशा आपका जेन्युइन आंसर होना चाहिए। कभी भी आप इंटरव्यू देने जाओ, अगर आपके साथ पिछली कंपनी में 1 साल भी एक्सपीरियंस है, आप जाओ अगर इंटरव्यू देने, तो उनको ऐसा लगना चाहिए कुछ कमियां थी, मतलब कंपनी में, जहां आप बोल सकते हो मैं ग्रो करने के लिए कंपनी चेंज कर रहा हूं, या वहां ये कभी भी पिछली कंपनी की कुछ बुराइयां मत करना। कभी भी इंटरव्यू देने जाओगे आप, तो पिछली कंपनी की बुराइयां नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें बेसिक बता दो ये चीज था, मतलब एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको हमेशा देना है। और अगर मैं बात करूं अभी आपको, देखो हमेशा एक चीज याद रखना कि 5-6 चीजें होती हैं जिनसे आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। ये नहीं है कि आपके पास पूरा नॉलेज है, मतलब जो काम करने जा रहे हो, कुछ ना क्वेश्चन ऐसा पुट होगा जो आपको नहीं आता होगा। आपको जॉब क्या दिलाएगा, एक तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरा आप कितना सीखना चाहते हो, कंपनी के साथ ग्रो करना चाहते हो। क्योंकि कोई भी काम सीखोगे ना आप, वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वहां कंपनी में 2 से 3 महीनों में आप कैचअप कर लोगे, और 6 महीने तक बंदा प्रोफेशनल बन जाता है उस काम में, जो भी काम करने वाला है वो। तो उनको ये नहीं होता कि स्किल्स इसको नहीं आ रही है, काम नहीं करवा पाओगे। थोड़ा बहुत तो चाहिए, क्योंकि आपको वो सैलरी देने वाले हैं, थोड़ा आउटपुट तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन उनको अगर चाहिए तो क्या चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। मतलब बंदा थोड़ा पॉजिटिविटी से ले, जो भी मतलब उसके सामने कोई दुविधा है उसको अच्छे से टैकल कर पाए। ये चीजें भी काफी नोटिस की जाती है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, मेरा जो इंटरव्यू हुआ था, जो टनलिंग में बात करता हूं, तो उस इंटरव्यू में वैसे पूछा क्या गया, जो मैंने मैं पहले बिल्डिंग में था, फिर ऐसे रोड वर्क में, फिर हमारा ये टनलिंग में, तो उनमें क्वेश्चन क्या पुट अप हुए, उन्होंने पूछा बिल्डिंग के रिलेटेड, क्योंकि एग्जीक्यूशन में था मैं, तो उधर वर्क तो काफी होता है एग्जीक्यूशन में। आपको पता है, अगर आप साइट इंजीनियर हो, देख रहे हो वीडियो, या फ्रेशर हो, तो मैं बता दूं काफी काम होता है एग्जीक्यूशन में। उधर से मतलब सुबह से शाम तक यही काम रहता है। तो उसके ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुट अप हुए कि जो मतलब माइंड में नहीं आते, कि तब बंदा देखता नहीं है, क्योंकि देखो उस टाइम बंदा काम बिजी में होता है। तो पूछे गया था कि अगर कंक्रीट हो रहा है स्लैब का, तो जो पंप लगा है, बूम प्लेसर है, या ऐसे पंप लगा है, वो 1 आवर में कितना एमक्यू कंक्रीट कर लेगा, जो आपका बैचिंग प्लांट है वो कितना कंक्रीट निकाल रहा है। बाकी बेसिक टेस्ट अगर आप साइड पे हो, ये दुविधा आ जाती है कि मतलब आपका टीएम 2 घंटे वहां खड़ा रहा, फिर आप वो कंक्रीट करोगे नहीं करोगे। और भी काफी क्वेश्चन होते हैं, इन पे मैं काफी वीडियोस बना चुका हूं कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो आप देख सकते हो वीडियोस, उसमें भी आपको थोड़ा होगा कि कैसे आप इंटरव्यू को टैकल कर सकते हो। बाकी मैं अगर बेसिक आपको बताऊं, मैंने जो 4 टिप्स आपको बताई,
एक होगी आपका जो सीवी रहेगा, उस पे आपको वही स्किल्स लिखनी है जो आपको आती हैं, जो आपको पता है। अगर इंटरव्यू उसमें से क्वेश्चन पुट अप करेगा तो वो आपको आनी चाहिए। एक ये हो गया। दूसरी स्किल क्या थी, दूसरा जैसे जो पुराना एक्सपीरियंस आपका, उसमें जो जो आप किया है, जो जो आपने सीखा है, वो वैसे तो रिज्यूम पे डाला होगा कि मेरे को ये स्किल है, मेरे को ये नहीं है, लेकिन जो जो किया है वो उसका अच्छे से बेसिक आपको पता होना। उधर बात निकालनी वही है जिसके बारे में आपको नॉलेज है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि मैंने ये किया था लेकिन अभी मेरे को आता नहीं है, तो ये चीजें कभी नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप एग्जीक्यूशन के लिए जा रहे हो, बार बेंडिंग शेड्यूल, ऑटो कैड, एग्जीक्यूशन, मैन पावर को संभालना, कैसे आप काम ये 2 घंटे का काम 1 घंटे में कर सकते हो, ये चीजें वो आपसे पूछ सकते हैं। 2 चीजें ये होगी। तीसरी थी कि जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो, आप साइट इंजीनियर के जा रहे हो, बिल्डिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, जहां कोई और वर्क के लिए जा रहे हो, तो उस चीज का आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जिस जॉब के लिए जा रहे हो उसके तो क्वेश्चन आंसर आएंगे ही। और कंपनी की प्रोफाइल हमेशा याद रख लेना कि क्या कंपनी है, किस फील्ड में काम कर रही है, क्या करना चाहती है। और दूसरी में लास्ट जो चौथी ट्रिक है, टिप्स जो मैंने पहले शेयर की, वो है कि आपको मतलब जो वो होगा, मतलब एक ये होगा कि आपने पुरानी जॉब क्यों छोड़ी। ये क्वेश्चन हमेशा इंटरव्यूअर पूछता है कि उसको एक गारंटी चाहिए होती है कि ये जॉब फ्यूचर में हमारी जॉब नहीं छोड़ देगा ना 5-6 महीने बाद, क्योंकि उनका काफी, जैसे मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये 4 ट्रिक्स थी। अगर ये मूल मंत्र कर लेते हो, आपको जो मैं बेसिक, कई लोगों को पता भी होंगी ये ट्रिक्स, टिप्स बोल लो इनको, ट्रिक्स बोल लो, जो भी बोलना है, अगर ये पकड़ के रखते हो, बाकी स्किल्स तो आपके साथ हैं ही जितने भी है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपका, और ये जो चीजें मैंने आपको बताई ये रखोगे, आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। देखो ये चीज़ क्लियर होगी। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिविल इंजीनियर की इनकम कितनी होती है, मतलब उसका लाइफस्टाइल कैसा रहता है, अगर आप ऑफिस वर्क करते हो या साइड वर्क करते हो। मैं अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करूंगा कि एक तो सैलरी कितनी रहती है, एक क्या आपकी लाइफस्टाइल हो जाती है, सोशल लाइफ कैसी हो जाती है। मेनली आप वीडियो देखोगे कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और सैलरी बढ़ती है कि नहीं, और अपनी कंपनी की, जिस कंपनी में मैं काम किया हूं, जहां जो कंपनीज में काम कर चुका हूं, उनमें सैलरी क्या थी मेरी, और कितनी सैलरी आप देते हैं, और एक्सपेक्टेड कितनी रख सकते हो अगर आप फ्रेशर हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइफस्टाइल से। देखो लाइफस्टाइल डिपेंड होता है जॉब लोकेशन पे और किस टाइप की जॉब है। जो साइट इंजीनियर होगा उसकी लाइफस्टाइल अलग रहेगी, ऑफिस वाले की अलग रहेगी। क्यों, मैं अगर बताऊं दोनों का डिफरेंस क्या है। जो साइट इंजीनियर रहेगा उसकी मोस्टली जॉब देखी जाती है 10 से 12 घंटे जॉब रहेगी। कोई भी कंपनी होगी छोटे से बड़ी, उसमें 10 या 12 घंटे जॉब रहती है। और लाइफस्टाइल उसी से डिपेंड हो गया, क्योंकि एक तो कंस्ट्रक्शन लाइन में छुट्टी नहीं है, और अगर 10 से 12 घंटे उसकी जॉब रहती है तो लाइफस्टाइल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, अगर मैं ऐसा कहूँ। क्योंकि सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लाइफस्टाइल इसलिए ख़त्म हो जाता है, टाइम नहीं मिलेगा। और अगर आप फ्रेशर हो उसमें तो मैं सैलरी आगे ऐसे आपको बताने वाला हूँ, लेकिन तब सैलरी भी नहीं मिलती है। ऐसे फ्रेशर लाइफस्टाइल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। और अगर इसी कंपैरिजन के साथ मैं ऑफिस वर्क की बात करूं तो ऑफिस वर्क में फिर एज कम्पेयर टू साइट इंजीनियर अच्छा है लाइफस्टाइल, सोशल लाइफ भी अच्छी है। क्योंकि वहाँ प्रॉपर टाइम रहेगा। वहाँ भी 10 से 12 घंटे कंपनीज में रहता है, लेकिन वहाँ 8 से 10 घंटे भी जॉब हो सकती है काफ़ी कंपनीज में। क्योंकि 8 घंटे बाद शट डाउन हो जाता है लोग, मतलब मोस्टली ऑफिस वर्क में। और वहाँ पे आपको 8 तो 8 या 10 तो 10 या 12 तो 12 घंटे ही काम होगा। लेकिन साइट इंजीनियर क्या होगा, अगर वहाँ स्टार्ट हो गई कंक्रीटिंग, वहाँ अगर कुछ ऐसी चीज़ हो गई कि वो करनी है कंप्लीट, ऐसा काफ़ी होता है, टारगेट्स होते हैं नहीं हो पा रहे होते तो 10-10 11-11 भी बचते हैं। तो साइट इंजीनियर का ये भी नहीं बोल सकता मैं कि 10 से 12 घंटे जॉब होती है, उसकी 15 घंटे भी जॉब हो सकती है। इवन जब एज ए फ्रेशर में गया था तो मैंने 48 और साइट पे रह के काम करवाया है। मतलब सुबह आज मॉर्निंग गया हूँ, दूसरे दिन शाम को वापस हम रूम पे पहुँच रहे हैं या अपने गेस्ट हाउस में पहुँच रहे हैं। तो काफ़ी ऐसे फ्रेशर काफ़ी डिफ़िकल्टीज मैंने भी देखी हैं और देखते भी हैं। कुछ अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल्स हैं, ऐसे तो काफ़ी जॉब्स हैं। अगर मैं बात करूं, अगर इसी सिविल इंजीनियरिंग में 18, जैसे ब्रिज इंजीनियरिंग हो गई, इरिगेशन इंजीनियरिंग, कोस्टल ओशन टनल, काफ़ी 18 अगर बेसिक हम पकड़ के चलें, 18 ऐसी जगह है जो अलग वेराइटीज़ के काम होते हैं। तो काम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनकी मात्रा अगर हम बोल लें ज़्यादा हो गई है, क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, क्वालिटी कम हो गई है। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, अभी मैं लाइफस्टाइल का आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा
अभी मैं बताता हूँ इनकी सैलरी एंड इनकम की क्या हालत है। जैसे मैंने कहा क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वालिटी कम है, तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, जो क्वालिटी वाले भी हैं, क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, सैलरी वहाँ भी कम हो रही है। जब एज ए फ्रेशर आप जाओगे ना, मैंने अभी अपने करियर में, जब मैं अगर मैं शेयर करूँ, मैं जो ट्रेनिंग की है, मेरी जो इंटर्नशिप रही है 3rd सेम में, वो मैंने टनलिंग में की है। जम्मू एंड कश्मीर में जो लॉन्गेस्ट टनल है अभी तक का, रोड टनल 9.2 किलोमीटर, जो नाशरी चनैनी टनल है, उसमें मेरी इंटर्नशिप हुई है। तो उसी दौरान जब हम इंटर्नशिप कर रहे थे, तो वहाँ जो इंजीनियर्स थे, तो उनसे हमारी बात हुई कि क्या अभी सैलरी क्या दे रही है कंपनी, क्या नहीं। तो उस समय लाइटन कंपनी थी, न्यू इंडिया थी, बीसीसी थी, काफ़ी कंपनीज थी। तो उन्होंने जो हमें बताया, शॉकिंग था, वो 8,000 पर मंथ पे कुछ इंजीनियर वहाँ रखे हुए हैं जिनसे हमारी बात हुई, उनकी 12,000 थी। तो ये तब से रहन सहन चल रहा है। अगर आप जॉब छोड़ देते हो, 8,000 नहीं लेते, 10,000 नहीं लेते, 12-15 नहीं लेते हो, तो दूसरे बंदे को वो जॉब ऑफर कर देंगे, क्योंकि उनको पता है इतनी बेरोजगारी हो गई है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है कि कोई ना कोई उसको ज्वाइन कर लेगा। तो अभी एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करूं तो 10,000 से अभी सिविल इंजीनियर मैंने देखा है स्टार्ट हो गए हैं। 10 से 25 में तक की अभी फ्रेशर्स को दी जा रही है। कोई अच्छी रेपुटेटेड कंपनी होगी वहाँ 25 से 35 हो सकती है, लेकिन 10 से 25,000 अभी सैलरी अगर है, जो मैं बात करूं इनकम जो सैलरी दी जा रही है। और हम बात करें कि सैलरी कैसे इंक्रीज होती है, देखो ये जो फील्ड है, ये एक्सपीरियंस बेस्ड फील्ड है। यहाँ काम जो भी होता है वो एक्सपीरियंस के तजर्बे से होता है। तो यहाँ जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वहाँ सैलरी बढ़ती जाएगी। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अगर आप एक कंपनी में रहते हो तो आपकी 5 साल बाद क्या सैलरी होती है, ये क्वेश्चन मेरे को कमेंट पूछा गया था कि सर अगर हमें एक ही कंपनी में पड़ा रहता हूँ, मेरी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी मेरी थी 20,000, और अभी मेरी 5 साल बाद कितनी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, या फ्रेशर भी मेरे को पूछ रहा था। तो देखो एक ही कंपनी में अगर आप रहते हो तो आपसे 35 से 40 में मैक्सिमम आप पहुँच सकते हो, उससे ज़्यादा इंक्रीज़ आपकी नहीं होगी। कोई भी कंपनी है, जैसा भी आप काम कर रहे हो, अगर आपको सैलरी अपनी इंक्रीज़ करनी होती है तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। मतलब 2 साल या 3, पहली कंपनी में कभी भी 2 से 3 साल से पहले नहीं मत निकलना, क्योंकि बंदा तब सीख रहा होता है। 2 से 3 साल एक कंपनी में रहो, पूरा आपको मैनेजमेंट पता चल जाता है कि क्या क्या होता है, कैसे काम होता है। 2-3 साल हो गए, उसके बाद मूव ऑन कर लो दूसरी कंपनी में। वैसे ही जैसे जैसे आप मूव करते जाओगे, आपकी सैलरी वैसे वैसे इंक्रीज होती जाएगी। अगर आप एक कंपनी में रहते हो, चांसेस होते हैं सैलरी इंक्रीज हो, लेकिन मूव ऑन में ज़्यादा सैलरी हो जाती है। और अगर मैं करियर की बात करूं, अभी इसमें अगर जो आप फ्रेशर हो या परसुइंग सिविल इंजीनियर हो, तो आपका करियर कैसा हो सकता है आगे। देखो करियर काफ़ी ज़्यादा है इसमें, अगर क्योंकि कमेंट्स आते हैं सर गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या बिजनेस, क्या प्रेफरेबल करते हो, अगर आप हमें बोलोगे तो इस समय मैं प्रेफर करता हूँ आप प्राइवेट जॉब में मत जाओ, उसमें घूमो मत, फिर फंसो मत। क्योंकि कई 100 इंजीनियर अगर प्राइवेट जॉब करेंगे तो उसमें से 60 साल बाद, 1.5 साल 2 साल बाद छोड़ देंगे। तो उससे क्या होगा, एक तो उनका 2 साल टाइम वेस्ट हुआ, वो एक्सपीरियंस कहीं मैटर नहीं होगा, क्योंकि आप फिर छोड़ के कुछ नॉन टेक्निकल चले जाओगे या कुछ करोगे। इससे बेटर है या तो साल वो अपना कंज्यूम करो, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करो, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, जहाँ अभी से कोई बिजनेस सोच लो। अगर सोचा है प्राइवेट कंपनी में जाना है तो फिर अच्छे से उसको प्रिपेयर करो, पीएसयू वगैरह में जाओ। छोटी मोटी कंपनी में अगर कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर के पास जाते हो तो थोड़ा ख़राब हो सकता है। अगर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, फिर तो मैं कहूँगा आप प्राइवेट जॉब ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 से 20 के अगर आपको मिलती है आप ले लो इस समय, अगर जॉब नहीं मिल रही है। अगर आपके पास स्किल्स हैं, नॉलेज है, तो आप तो अड़े रहो, फिर मत जाना 15 से 20 से नीचे, मतलब 30-35 तक जाओ अगर आपके पास स्किल और आपके पास नॉलेज है चीज़ का। अगर नहीं है ज्वाइन कर लो और फिर उस उधर से सीखो। मैंने जैसे कहा 2 से 3 साल लगाओ, जैसे भी रफ टफ होगी लाइफ वो लगा के फिर आगे मूव ऑन करते जाओ, आप ग्रो करते जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये था आज का वीडियो हमारा, इसमें हमारा कवर हो गया लाइफस्टाइल कैसा। तो लाइफस्टाइल मैंने दोनों कंपैरिजन आपको बता दिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं अगर मैं लाइफस्टाइल बोलूँ इंडिया में। करियर की बात करूँ तो करियर काफ़ी ज़्यादा है अगर आपके पास स्किल्स और नॉलेज है। अगर इनकम की बात करूँ तो इनकम एक्सपीरियंस के साथ इंक्रीज होता जाता है, और फ्रेशर की तो बुरी हालत है। और दोनों का कंपैरिजन करूँ अगर मैं ऑफिस जॉब और साइट इंजीनियर का, तो ऑफिस जॉब में ज़्यादा सैलरी है एज़ कम्पेयर टू साइट इंजीनियर की। और ऑफिस जॉब में ये है कि रिस्पेक्ट है थोड़ी, और अगर साइट इंजीनियर की बात करें जो एग्जीक्यूशन का वर्क है उसमें रिस्पेक्ट कम है, क्योंकि आपको डील किससे करना पड़ता है, लेबर से, और लेबर काफ़ी थोड़ी एजुकेटेड कम होती है, तो उनसे डीलिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। आपकी रेपुटेशन, मतलब आपकी इज्जत कम
है एज कम्पेयर टू ऑफिस जॉब। दोस्तों ये था आज का वीडियो छोटा सा, जिसमें आपको आई होप थोड़ा समझ आ गया होगा कि क्या है क्या नहीं। और मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगा, आपको अगर कुछ करना है ना, अभी आप फ्रेशर हो सिविल इंजीनियर हो, अगर जो आपका पैशन है ना उसको प्रोफेशन बनाओगे तो कहीं से कहीं जाओगे। ये नहीं मैं बोलता आप टेक्निकल में तो टेक्निकल में ही रहो, नॉन टेक्निकल में अगर मन है इस समय तो डिग्री की या कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकल डिग्री की या कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका पैशन कुछ और है, अगर उसको प्रोफेशनल बनाओगे तो कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। ये हमेशा मेरी याद रखना बात को। थैंक यू गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।